हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम यहाँ पे साइंस में चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डील करने वाले हैं। और इस सीरीज़ में हम यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर देखें कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, आप देखें तो आपको यहाँ पे ये लॉइन नज़र आ रहा है और ये यहाँ पे आप देखो बेबी लॉइन यानी इसका बच्चा। यहाँ पे आप देखिए ये एलिफेंट, यहाँ पे आप देखें यहाँ पे इसका बेबी एलिफेंट यानी इसका बच्चा। यहाँ पे आप देखें यहाँ पर ये लेडी और इधर आप देखिए तो ये छोटी सी बच्ची। तो आप देखो क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो इन पिक्चर्स में। तो आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि यहाँ पे जो ये बच्चा है यानी ये लॉइन का बच्चा किसके जैसा दिखाई दे रहा है? लॉइन जैसा दिखाई दे रहा है। एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट की तरह दिखाई दे रहा है और ये छोटी गर्ल बेबी जो है वो अपने मम्मी की जैसी दिखाई दे रही है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने जैसे ही इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो प्रोडक्शन है जनरेशन आफ्टर जनरेशन यानी हर जनरेशन ये यहाँ पे प्रोडक्शन करती रहती है। तो यहाँ पे आप देखिएगा रिप्रोडक्शन का मीनिंग यहाँ पे आप देखो, अब आपको क्लियर हो गया होगा। री मतलब अगेन और यहाँ पे प्रोडक्शन। अब देखो अगेन एंड अगेन प्रोडक्शन किसका हो रहा है? सिंपल सी बात है, हम देखें तो न्यू इंडिविजुअल्स का हो रहा है। ठीक है, और हर जनरेशन में ऐसा होता है। तो आप देखिए डेफिनेशन यहाँ पे क्या बन जाएगी रिप्रोडक्शन की? लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड यानी अपने जैसे ही ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये है यहाँ पे रिप्रोडक्शन। अब हमारे सामने एक सवाल आता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन करता क्यों है? देखो चैप्टर था हाउ, कैसे करता है ये तो बाद की बात है, ये हम आगे डील करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे पहले आंसर खोजेंगे कि यहाँ पे करता क्यों है। ठीक है, तो आप देखिएगा, समझें। यहाँ पर आपने पिछले चैप्टर में जो चैप्टर नंबर हमारा 6 था उसमें हम देखें तो लाइफ प्रोसेस टाइटल था उस चैप्टर का। और उसमें हमने प्रोसेस कौन कौन से डिस्कस किए थे? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। राइट। तो आप यहाँ पे देखिएगा न्यूट्रिशन हम यहाँ पे देखें ज़रूरी है, सिंपल सी बात है। न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो यहाँ पे जो भी लाइफ प्रोसेस हैं, जो भी एनर्जी चाहिए सेल को या मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करवाने के लिए, तो वो हम देखें यहाँ पे रॉ मटेरियल तो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होगा न्यूट्रिशन के फॉर्म में, तो न्यूट्रिशन ज़रूरी है। राइट। फिर उसके बाद में आप देखिएगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को हमने कहा था कि यहाँ पे फूड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। राइट। तो यहाँ पे आप देखिए न्यूट्रिशन से हमने क्या लिया, देखें तो रॉ मटेरियल। राइट। और फिर इस रॉ मटेरियल का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीडेशन से क्या मिली? हम देखें एनर्जी मिली। राइट। तो आप देखिए न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन जरूरी है। फिर उसके बाद में देखिए एक्सक्रीशन। तो बॉडी में आप अच्छे से जानते हैं कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं, यूज़फुल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं और अनयूज़फुल प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो बॉडी के लिए, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए क्या होंगे? हार्मफुल होंगे। तो उनको बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा था? एक्सक्रीशन कर रहा था। हम यहाँ पे देखें तो जो भी वेस्ट था उसको रिमूव कर रहा था बॉडी से। राइट। अब नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन। तो आप देखिए जब यहाँ रॉ मटेरियल ऑर्गेनिज्म ने लिया, राइट, तो यहाँ पे उस मटेरियल की, उस न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत कहाँ होगी? हर एक सेल को होगी, हर एक सेल को होगी। तो वो न्यूट्रिशन जो है यहाँ पे हर एक सेल तक पहुँचाना ज़रूरी होगा। राइट। तो वहाँ पे हेल्प कौन करेगा? सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम करेगा यहाँ पे। तो ये आपने सबने यहाँ पे डिटेल में इन चारों प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस में डील किया था। ठीक है। अब ये चारों प्रोसेस क्या है? नेसेसरी है एक
इंडिविजुअल के लिए, या आप यहाँ पे कह सकते हैं कि एक सिंगल पर्सन के लिए यहाँ पर क्या है, नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है? नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। और आपने इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन को डील नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, अगर इंडिविजुअल न्यूट्रिशन नहीं लेगा तो हम कह सकते हैं आराम से कि उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। ठीक है, वो लंबे समय तक सर्वाइव तो नहीं कर पाएगा, 2-3 दिन में, या हद से ज़्यादा 1 मंथ, इससे ज़्यादा तो जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, रेस्पिरेशन में गैसेस एक्सचेंज होता है, राइट, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी मिलती है, तो बिना एनर्जी के क्या सर्वाइव कर पाएगा इंडिविजुअल, सिंगल पर्सन नहीं कर पाएगा, राइट। एक्सक्रीशन की हम बात करें तो एक्सक्रीशन में मैं कह रहा हूँ कि टॉक्सिक मटेरियल जो है वो बॉडी में बन रहे हैं, और बॉडी से अगर वो रिमूव नहीं हुए तब भी यहाँ पे आप देखो तो वो एक तरीके से टॉक्सिक मटेरियल जहर का काम करेगा, वहाँ पे ऑर्गेनिज्म की डेथ। देन उसके बाद में हम देखें ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन अगर इन चीज़ों का नहीं होगा बॉडी में तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे देखें ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे एक सिंगल इंडिविजुअल की जब हम बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, उनके लिए लाइफ प्रोसेस होने ज़रूरी है ताकि वो यहाँ पे सरवाइव कर सके। अब देखिएगा, बात आती है कि हमने रिप्रोडक्शन को इस चैप्टर में क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मान लो ये कोई यहाँ पे इंडिविजुअल है जिसका मैं एक नाम लिख देता हूँ टाइगर। ठीक है, अब टाइगर कहे कि मेरे को रिप्रोडक्शन नहीं करना है, ठीक है, और उसके अंदर टाइगर में ये चारों जो हैं प्रोसेस रन हो रहे हैं, तो आप देखिए टाइगर सरवाइव तो कर जाएगा, बिल्कुल बात सही है। क्या मर जाएगा क्या रिप्रोडक्शन के बिना? नहीं मरेगा, लेकिन यहाँ पे उसकी जो है वो नेक्स्ट जनरेशन नहीं आ पाएगी। बिना रिप्रोडक्शन के यहाँ पे अगली जनरेशन नहीं आ पाएगी। देखो, हर किसी ऑर्गेनिज्म की जो होती है वो एज लिमिट होती है, ठीक है, उसकी जितनी एज है वो तब तक तो सर्वाइव कर रहा है, राइट, और उसके बाद में उसकी डेथ होनी है। तो अब यहाँ पे क्या हो कि सारे ऑर्गेनिज्म में इस प्रोसेस को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो आने वाले समय में कुछ सालों बाद हम यहाँ पे देखें जिसकी जितनी एज है उसके बाद तो वो ख़त्म हो जाएंगे, और रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अर्थ पर लाइफ रहेगी नहीं, ऑर्गेनिज्म रहेंगे ही नहीं। तो मतलब आप देखो तो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रिप्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे कारण है कि इसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी स्पीसीज़ को मेंटेन करके रखते हैं। यहाँ पे स्पीसीज़ की जो है वो कंटिन्यूटी रहती है अर्थ पर, और हम देखें अर्थ पर हम देखें डिफरेंट टाइप की लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो यहाँ पर रिप्रोडक्शन की ही बदौलत हो पाती हैं। क्लियर है बात यहाँ पे कि किसी ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है। तो आप देखिएगा यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो आप यहाँ पर देखें, अभी हमने समझा क्यों जरूरी है, फॉर एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, यानी स्पीसीज की एग्जिस्टेंस और कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, राइट। और वो नेचर में क्या कर सकता है, अपनी स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है उसको स्टेबल रख सकता है, राइट। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। तो ये तो बात यहाँ पे हो गई, यानी ये हम देख रहे हैं रिप्रोडक्शन के सिग्निफिकेंस। क्या देख रहे हैं, सिग्निफिकेंस यहाँ पर देख रहे हैं। और हम यहाँ पर देखें तो क्या होता है रिप्रोडक्शन की वजह से, तो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर प्लेस को फुलफिल कर लेता है, अपनी एक पॉपुलेशन बना लेता है। तो देखिएगा यहाँ पे, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस एंड निश in the ecosystem using their ability to reproduce। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, अपनी इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके पर्टिकुलर एरिया में क्या कर रहा है, यहाँ पर अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन रख रहा है। और उस पॉपुलेशन की वजह से हम देखें उस स्पीसीज की स्टेबिलिटी बनी हुई है। क्लियर है बात यहाँ पे। आप अब यहाँ पर देखें तो हमारे सामने दो टर्म आई हैं, एक तो निश और दूसरी इकोसिस्टम, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझेंगे इन दोनों टर्म्स को पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए, आपको दो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, तो मैं सबसे पहले इस पिक्चर को आपको समझाता हूँ। इस पिक्चर से हम निश
और इकोसिस्टम को समझेंगे। आप देखो, आपको ऊपर बादल नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आकाश नज़र आ रहा है, नीचे हम देखें ये हमारी अर्थ है, धरती आपको देखने को मिल रही है, इसमें आपको लॉइन, लकड़बग्गा, पेड़ पौधे आपको क्लियरली दिख रहे हैं। तो आप इसमें यहाँ पर देखें, इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पर हम क्या क्या और हमको दिखता है, तो सिंपल सी बात है, हम देखें तो हमें लाइट नज़र आती है, बिल्कुल नज़र आती है। हम देखें तो लाइट के रेस्पेक्ट में हम देखें तो यहाँ टेम्परेचर रहेगा, बिल्कुल रहेगा। हमको यहाँ पे हम देखें तो अपनी धरती के ऊपर पानी नज़र आता है, बिल्कुल नज़र आता है, राइट। हमको यहाँ पे सॉइल भी देखने को मिलती है, राइट। तो आप यहाँ पे देखो, ये चार जो आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये चारों क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो इनको हम क्या कह सकते हैं कि ये अबायोटिक फैक्टर है। ये क्या है यहाँ पे, अबायोटिक फैक्टर है। फिर उसके बाद में आप देखिए, यहाँ पे हमको ट्री, ये हमको क्या देखने को मिल रही हैं, हम देखें तो हर्ब्स छोटी छोटी। फिर आपको यहाँ पे ये और ये आप देखें तो यहाँ पे क्या हैं, एनिमल्स हैं, राइट। तो आप देखिए इस एरिया के अंदर ये आपको क्या मिले, बायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम बायोटिक फैक्टर कहते हैं, राइट। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, अबायोटिक फैक्टर कहते हैं, राइट। अब इन दोनों के बीच में, बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर के बीच में इंटरेक्शन चलता है। कैसे चलता है, आप देखो, मान लो रात हो गई, यानी रात हो गई, लाइट नहीं है यहाँ पे, तो एनिमल क्या करते हैं, सो जाते हैं। जब लाइट आती है, सुबह होती है, तो एनिमल उड़ जाते हैं। तो इंटरेक्शन चल रहा है एनिमल का। प्लांट का भी हम देखें, लाइट के रेस्पेक्ट में हम देखें यहाँ पर, तो फोटोसिंथेसिस ये परफॉर्म करते हैं, तो इंटरेक्शन है। इसी इंटरेक्शन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये भी हमारे सामने एक इकोसिस्टम है। यहाँ पे हम देखें, ये क्या है, ट्री इकोसिस्टम है, ट्री इकोसिस्टम है, राइट। और ये हमारे सामने जो है वो कौन सा इकोसिस्टम हो गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया। क्लियर हो रही है बात यहाँ पे। तो अब देखिए, ये तो इकोसिस्टम का आपको समझ में आ गया कि इकोसिस्टम होता क्या है, कि एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे अबायोटिक फैक्टर भी होते हैं और बायोटिक फैक्टर भी होते हैं, और ये दोनों आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। तो इसी को हम यहाँ पे कहते हैं इकोसिस्टम। अब देखिए, निश की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो आप निश को समझिएगा। इसको हम पहले हटा देते हैं। देखिए, निश को हम देखें तो हम चलें फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। देखिएगा, तो एक इकोसिस्टम में आपको ये लकड़बग्घा नज़र आ रहा है और ये लॉइन नज़र आ रहा है। क्लियर है। अब आप एक चीज़ बताइएगा कि क्या लकड़बग्घा इनके एरिया में जा सकता है? आपके दिमाग में आएगा, चला तो जाएगा, लेकिन ये क्या करेंगे, इनसे लड़कर इनको वहाँ से हटा देंगे। यानी यहाँ पे एक इकोसिस्टम में हर एक ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, वो किसी के साथ जनरली शेयर नहीं करता है। जैसे मैं तुमको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ निश का, उसे निश बोलते हैं, जहाँ पे हम देखें शेयरिंग नहीं होती और ऑर्गेनिज्म वहाँ पे अपने फंडामेंटल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, एक छोटा सा इकोसिस्टम आपके कॉलोनी की बात कर लेता हूँ। कॉलोनी में हम देखें तो हमको डॉग भी नज़र आ रहे हैं, कैट भी, बिल्ली भी नज़र आ रही है, चिड़िया भी नज़र आ रहा है, पौधे भी लगे हुए हैं, कुत्ते भी गले में घूम रहे हैं और हमारे घर भी बने हुए हैं। क्लियर है बात यहाँ पे। तो मतलब हमारी एक कॉलोनी इकोसिस्टम हो गई। अब जो हमारा घर है, तो हम हमारे घर में देखें बाहर के जो कुत्ते हैं या डॉग है, क्या उनको हम अपने अंदर लेके आ जाते हैं? क्या नहीं लेके आते। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे शेयर नहीं कर रहे। यानी वो जो हमारा घर है वो क्या है, हमारा निश है। यानी यहाँ पे फंडामेंटल जो भी फंक्शन है वो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हम देखें यहाँ पे परफॉर्म करता है,
क्लियर है बात यहाँ पे? तो इसे ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं, निश कहते हैं, यानी जनरली इसकी शेयरिंग नहीं होती है। आप देखिएगा यहाँ पे ट्री इकोसिस्टम में भी आपको निश जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसे आप देखिए ये येलो बर्ड है, वो यहाँ पे ट्री के टॉप पर रह रही है। यहाँ पे आप देखिए ये रेड बर्ड है जो इस एरिया में अपने फंडामेंटल फंक्शन परफॉर्म करती है, और यहाँ पे हम देखें ये जो ब्लू बर्ड है वो इस ट्री के इस एरिया में क्या करती है, फंडामेंटल फंक्शन परफॉर्म करती है। फंडामेंटल फंक्शन का मतलब होता है रहना, खाना पीना, देन उसके बाद में अपनी फैमिली के साथ रहना, रिप्रोडक्शन करना। तो मतलब यहाँ पे हम देखें तो इकोसिस्टम का भी क्या हो जाता है, एक तरीके से सेपरेशन हो जाता है छोटे छोटे एरिया में, और वो एरिया जो होते हैं वो स्पेसिफिक एरिया होते हैं स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, राइट, जहाँ पे वो रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो मतलब आप यहाँ पे देखिएगा तो हमने रिप्रोडक्शन को समझ लिया, देन उसके बाद में हमने निश और ये दो टर्म आई थी इकोसिस्टम को भी हमने समझ लिया। क्लियर है बात यहाँ पे? तो अब देखिएगा नेक्स्ट, अब हम देखें कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो कैसे कर पाते हैं? जैसे आपने अभी देखा कि जो लॉयन का बच्चा था वो लॉयन जैसा था, एलिफेंट का एलिफेंट जैसा, और वो जो ह्यूमन बीइंग आपने देखी थी लेडी, उसकी जो बच्ची थी वो भी उसके जैसी ही दिख रही थी, यानी सिमिलर थे। तो ऐसा क्या होता है, राइट, कि वो उनके जैसे ही दिखाई देते हैं? तो अब हम इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो आप देखिएगा, थोड़ा सा हम क्लास 9th की ओर बढ़ें, तो हम क्लास 9th में हमारा एक सेल चैप्टर था जिसमें हम देखें तो ये सेल है, सेल के अंदर हमको न्यूक्लियस नज़र आता है, न्यूक्लियस में हमको क्या नज़र आते हैं, क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स में हम देखें तो क्या होता है, डीएनए होता है, जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये यहाँ पर है। अब ये जो डीएनए है, ध्यान से समझिएगा, डीएनए इंफॉर्मेशन सोर्स है। डीएनए क्या है, इंफॉर्मेशन सोर्स है, किसका, मेकिंग प्रोटीन, यानी प्रोटीन बनाने का सोर्स है। अब ये यहाँ पे डीएनए क्या कर रहा है, डीएनए की वजह से यहाँ पे प्रोटीन बन रही है, राइट, डीएनए के इंफॉर्मेशन के बेस पर हम देखें यहाँ पे प्रोटीन बन रही है, और इस प्रोटीन के बेसिस पे हम देखें ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, बॉडी डिज़ाइन होती है। ठीक है, तो डीएनए किस तरीके की प्रोटीन यहाँ पे बना रहा है, तो उस तरीके का यहाँ पे क्या बनता है, बॉडी डिज़ाइन बनती है, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर है बात यहाँ पे? तो अब आप यहाँ पे देखें, ये जो डीएनए है, ध्यान से समझना, ये जो डीएनए है एक पेरेंट के अंदर है, तो पेरेंट सेल यहाँ पे क्या करेगी, डीएनए की कॉपी बनाएगी, और वो कॉपी ऑफ स्प्रिंग में, प्रोजेनी में, या हम देखें जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसमें ट्रांसफ़र होती है। तो आप देखो पेरेंट से कॉपी आ रही है तो उसके जैसे ही होगी ना, राइट। तो मतलब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है फीचर्स की, करेक्टर्स की, वो किस फॉर्म में जनरेशन में जाएगी, सिंपल सी बात है, डीएनए के फॉर्म में जाएगी। तो आप यहाँ पर देखिएगा, ट्रांसफर ऑफ information for features from parent to next generation in the form of DNA। यानी यहाँ पे आप देखिए जो फीचर्स, जो भी करेक्टर की इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट से किस फॉर्म में जा रही है, डीएनए के फॉर्म में जा रही है नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डायग्राम एक दिया हुआ है, हम यहाँ पे देखें तो ये पेरेंट डीएनए है, राइट। ये देखिए एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है, डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए। तो आप देखिएगा यहाँ पे आप ब्लू और देन उसके बाद में आप यहाँ पे देखें ब्राउन स्ट्रैंड आपको देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए एक डीएनए स्ट्रैंड ये रहा, दूसरे डीएनए स्ट्रैंड की बात करें तो देखो ये इसके ऊपर क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है। ये आप देखिएगा डीएनए की क्या हो रही है, कॉपी हो रही है, राइट। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि डीएनए की यहाँ पे कॉपी बन रही है। डीएनए की कॉपी बनने को हम और क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। तो आप देखो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, राइट, डीएनए रेप्लिकेट यहाँ पर हुआ, देन यही रेप्लिकेटेड डीएनए जो है वो प्रोजेनी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और हम देखें इस रेप्लिकेशन प्रोसेस में
केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो इसमें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है कि हाउ, कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो सबसे पहले आप देखिए, क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी बाय रिप्रोडक्टिव सेल, यानी जो रिप्रोडक्टिव सेल है पेरेंट की, वो क्या करेगी, डीएनए की एक कॉपी बनाएगी, जिसमें आप देखिए रिप्रोडक्टिव सेल किसका इस्तेमाल करेगी, केमिकल रिएक्शंस का इस्तेमाल करेगी, और उस वजह से हम देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीएनए की कॉपी रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो डीएनए की जो कॉपी बनती है, ये हम देखें रिप्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान ही यहाँ पर बनती है। तो नेक्स्ट लाइन यहीं भी देखें, द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी डिज़ाइन। अभी हम बात करके आए हैं, बॉडी डिज़ाइन किसके थ्रू होगी, प्रोटीन के थ्रू होगी। जो जिस तरीके की प्रोटीन बनेगी, और प्रोटीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए के पास है। ठीक है, तो बॉडी डिज़ाइन फीचर्स दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज दैट पर्टिकुलर निश। तो ये यहाँ पर बात होती है किसकी, डीएनए रेप्लिकेशन की, यानी यहाँ पे जो कॉपी बनी हुई है डीएनए की, वो ही नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड हम यहाँ पे देखते हैं। आप यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे कह दें तो यहाँ पे ये डीएनए है, राइट। अब आप देखिएगा, अब डीएनए की क्या हो रही है, कॉपी बन रही है, राइट। और फिर उसके बाद में देखो कॉपीड डीएनए, यानी ये कॉपी जो यहाँ पे बनी है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे सेपरेट हो रहा है। वो क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है। तो आप देखिए, जिस सेल के अंदर ये डीएनए का रेप्लिकेशन चल रहा है, वहाँ पर आप देखिए तो वो सेल भी आगे क्या हो रही है, फर्दर डिवाइड हो रही है। ये ध्यान में रखें, वो फर्दर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, राइट। और आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेपरेशन से पहले इन सेल्स के अंदर भी हम यहाँ पे देखें क्या होते हैं, एडिशनल एपरेटस, या हम कह दें एडिशनल सेलुलर एपरेटस का यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ताकि ये सेल क्या रहे, मेंटेन रहे। सिंपल सी बात है, सेल मेंटेनेंस यहाँ पे ज़रूरी है। हम कहते हैं सेल अगर मेंटेन नहीं रह रही तो यहाँ पे ये जो कॉपीड डीएनए है वो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा, और सेल की क्या हो जाएगी, यहाँ पर डेथ हो जाएगी। क्लियर है बात यहाँ पर, राइट। तो इस तरीके से हम देखें, हमको सेपरेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो प्रोजेनी है, डॉटर सेल जो है वो यहाँ पे बन जाती है, यानी पहले रेप्लिकेशन हुआ डीएनए का, देन उसके बाद में सेल डिवाइड यहाँ पर हो गई। ठीक है, अब सवाल हमारे सामने आता है कि जो कॉपी बनती है, क्या एग्जैक्ट कॉपी बनती है या एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती। तो यहाँ पे देखिएगा, डीएनए है, इसका रेप्लिकेशन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हम देखें डीएनए ही बनेगा, मतलब इसकी एक कॉपी यहाँ पे बनेगी। तो यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर टाइम में हम देखें तो एग्जैक्ट कॉपी ही यहाँ पर क्या होती है, बनती है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी एट सम टाइम हम यहाँ पर देखें तो हमने ये कहा कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो केमिकल रिएक्शन पर बेस्ड होता है। तो केमिकल रिएक्शन में अगर चेंजेस हुआ, ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डीएनए में हम देखें डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। और अगर एरर आ गया तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एरर आने से वेरिएशंस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। यानी यहाँ पे आप देखिएगा, जो यहाँ पे हम देखें वेरिएशन, वैसे तो हम देखें रेप्लिकेशन हुआ, एग्जैक्ट कॉपी यहाँ पे बनी, लेकिन हम देखें बायोकेमिकल रिएक्शन पे बेस्ड होता है पूरा का पूरा प्रोसेस। तो थोड़ा सा भी अगर वहाँ पे चेंज हुआ तो एरर आया, डीएनए चेंज हुआ तो वहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। और एरर आने से हम देखें वेरिएशन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनी, एग्जैक्ट कॉपी जब डीएनए की नहीं बनी तो सिंपल सी बात है, इन्फॉर्मेशन में आया चेंज। अब इन्फॉर्मेशन में चेंज आया तो प्रोटीन जो बनेगी वो भी हम देखें थोड़ी सी चेंज बनेगी। अब जब प्रोटीन यहाँ पे चेंज हुई तो बॉडी डिज़ाइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे हम देखें ऑर्गेनिज्म जो है वो हम देखें तो कई बार होता है कि यहाँ पे वेरिएशन जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। जैसे मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ, ये आने वाले लेक्चर में होगा।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो देखें तो हर जनरेशन में क्या आते हैं, वेरिएशन आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आधे जो करेक्टर हैं वो आएंगे मेल से और हाफ करेक्टर किससे आएंगे, फीमेल से। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे देखें ऑफ स्प्रिंग बनेगा तो उसमें तो 100% वेरिएशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब देखिए वेरिएशन क्या होता है। अभी हमने वेरिएशन की बात की तो इन द टर्म ऑफ बायोलॉजी वेरिएशन इज द डिफरेंसेस इन डीएनए अमंग इंडिविजुअल्स। आप यहाँ पे देखो कितने सारे इंडिविजुअल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी आप देखो तो यहाँ पे सारे सारे डॉग हैं, ठीक है। अब इन डॉग के देखो बॉडी डिजाइन आप देखिएगा बिल्कुल अलग अलग हैं, यानी यहाँ पे डिफरेंसेस किसका है, इन सब में डीएनए का डिफरेंसेस है, ठीक है, राइट। या फिर हम कह सकते हैं और द डिफरेंसेस बिटवीन द पॉपुलेशन, ठीक है, या फिर डिफरेंसेस किसके बीच में हो, पॉपुलेशन के बीच में हो, राइट। आप देखिए तो यहाँ आपको डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट शेप, डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन, राइट। तो ये आप यहाँ पर देखें तो ये वेरिएशन होता है, राइट। अब लास्ट में आता है कि जो वेरिएशन है उसकी वजह से इवोल्यूशन होता है। वेरिएशन की वजह से क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन हम किसको कहते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम ओल्ड स्पीसीज, ठीक है, और वो उसकी वजह क्या है, वेरिएशन ही है, ये ध्यान में रखिएगा। तो हम देखें सिग्निफिकेंस यहाँ पे क्या है, तो आप देखिए वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर द टाइम विद रेस्पेक्ट टू चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी इस वेरिएशन की वजह से हम देखें जो स्पीसीज है वो लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर जाती हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट में। उसको हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिएगा मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लीजिए ये एक एरिया है, राइट, और इस एरिया में ये कुछ बैक्टीरिया है, ये क्या है, बैक्टीरिया है। चलिए ठीक है, और अभी ये जो बैक्टीरिया हैं वो टेम्परेट वाटर में है। टेम्परेट वाटर का मतलब होता है कोल्ड वाटर, ठीक है, ठंडे पानी में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा हुआ क्या, ध्यान से समझना। हम कह दें कि धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग हुई, तो जब ग्लोबल वार्मिंग होगी जो ठंडा वाटर है वो कैसा होगा, गर्म होने लग जाएगा। तो आप देखिए पहले इनकी टॉलरेट का मतलब सहन करना, ये किस वाटर को सहन कर सकते थे, ठंडे पानी को सहन कर सकते थे। लेकिन अब हुआ क्या कि इनमें से कुछ जो थे, जब वार्म हो रहा है पानी, तो जो ये बैक्टीरिया हैं वो यहाँ पे क्या हो गए, ख़त्म हो गए, यानी वो गर्म पानी को सहन नहीं कर सके। लेकिन हम यहाँ पे देखें ये बैक्टीरिया जो थे वो गर्म पानी को क्या कर गए, सहन कर गए। यानी आप यहाँ पे देखिए इनमें आप देखिए वेरिएशन है, तभी तो ये सहन कर गए। अगर सेम कैरेक्टर इसके पास होते, इनके पास ये सेम कैरेक्टर होते तो क्या यहाँ पे एग्जिस्ट कर पाते, नहीं कर पाते। तो इसीलिए आप देखिएगा वेरिएशन इज यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम विद रेस्पेक्ट टू चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। तो आप देखिए क्या कह रहा है, इफ सम वेरिएशंस वर टू बी प्रेजेंट इन अ फ्यू इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन देयर वुड बी सम चेंज फॉर देम टू सर्वाइव। तो देखो इस चेंज की वजह से ये बैक्टीरिया जो थे वो क्या कर गए, सर्वाइव कर गए। तो ये एग्जाम्पल जो यहाँ पे है वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। और आप यहाँ पे देखिएगा लास्ट डायग्राम आप और देखें जिसमें आपको कुछ देखिएगा, समझ रहे हैं इसको, देखिए देखिएगा यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने और लिया है सर्वाइवल का। आप देखिए ये है यहाँ पे लीफ, पत्तियाँ हैं, और पत्तियों पे आपको क्या नज़र आ रही हैं, रेड बीटल्स नज़र आ रही हैं। रेड कलर की बीटल्स जो हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। ओके, अब देखिए ये है यहाँ पे कौन, कौवा है, क्रो है। तो आप देखो ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है, इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है, और इनको ये क्या कर रहा है, खा रहा है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, ध्यान से समझिएगा, हुआ क्या कि यहाँ पे कुछ
आपको ये ग्रीन कलर में अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे ये ग्रीन बीटल है, यहाँ पे हम देखें तो क्या है, ग्रीन बीटल है। तो अब आप देखिएगा ये जो वेरिएशन है आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बीटल है, बीटल में भी हमको वेरिएशन देखने को मिल रहा है ग्रीन और रेड। तो आप यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन जो है वो अब क्या होगा, रेड बीटल की डिक्रीज होगी, क्योंकि क्रो जो है वो इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहा है, और हम देखें ग्रीन बीटल्स को ये इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेड बीटल जो है वो एक्सटेंट हो गई, गायब हो गई, और ग्रीन बीटल जो है वो यहाँ पे क्या कर गई, सर्वाइव कर गई। तो आप यहाँ पे देखिएगा जो वेरिएशन है वो किस तरीके से सर्वाइवल में हमारे हेल्प करता है। तो ये वेरिएशन कैसे आता है ये आपने समझा कि यहाँ पे जब एरर होगा ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, तब यहाँ पे आने वाली जनरेशन में एरर जो है वो आपको, वेरिएशन सॉरी जो है वो आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो ये हमने यहाँ पर लेक्चर में, आज के लेक्चर में देखा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, और रिप्रोडक्शन के दौरान जो वेरिएशन क्रिएट होते हैं वो किस वजह से क्रिएट होते हैं, और वेरिएशन का लास्ट में हमने यहाँ पर देखा सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।